Crop production and management. As we have learned earlier, agricultural practices. The first step we studied is preparation of soil. इसमें हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहला स्टेप है उसमें उसको लूज़ करना, सोयल जो जम गई है उसको लूज़ करना, ठीक है। इससे रूट्स अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएंगी और इसके अलावा जो रूट्स हैं वो इजीली, क्योंकि डीप में जाएंगी वो पानी के लिए या मिनरल्स के लिए, तो डीप में वो उनको क्या ब्रीथिंग के लिए स्पेस चाहिए, तो वो लूज सोयल होगी तो वो इजीली ब्रीथ कर पाएंगी। इसके अलावा जो फार्मर्स के फ्रेंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अर्थवॉर्म्स, तो वो भी इजीली वहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। अब वो कैसे हेल्प करते हैं, वो सोयल को फर्दर लूज़ करते हैं और टर्न करते हैं, और इसके अलावा उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। ह्यूमस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, HUMUS ह्यूमस। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी टर्निंग की, लूजनिंग की? तो आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि सोयल में क्या होते हैं, मिनरल्स, वाटर, एयर और कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनके अलावा डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये इन सबको क्या करना पड़ता है, डिकम्पोज, और वो डिकम्पोज कौन करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हुए, फार्मर्स के फ्रेंड हुए। इस तरीके से वो जो न्यूट्रिएंट्स जो डेड ऑर्गेनिजम्स में थे वो वापस सोयल में मिल जाते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स सोयल में एब्जॉर्ब मिल गए हैं, उनका क्या होगा फिर, न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमस यही होता है, जो ये डेड एंड डिकम्पोजिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये जो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसे ही ह्यूमस कहा जाता है। तो इनको ऐड कौन करेगा, डेड ऑर्गेनिजम्स को जो डिकम्पोज करेगा, एंड दैट आर सोयल ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि जो प्लांट की ग्रोथ है उसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प करती है वो टॉप लेयर होती है। टॉप लेयर कुछ सेंटीमीटर्स की ही होती है, ठीक है। तो जो ऊपर की लेयर है उसमें से न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे जब एक क्रॉप होगी। जब सेकंड क्रॉप आएगी तो वो लेयर कैसी होगी, लगभग इनफर्टाइल हो जाएगी। तो टर्निंग से हेल्प मिलेगी जब ये प्लांट की ग्रोथ हो उसमें, ठीक है। तो ऊपर कौन सी आ जाएगी, फर्टाइल लैंड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टीलिंग और प्लोइंग। किससे करते हैं ये, टीलिंग या प्लोइंग। प्लोइंग में आता है वर्ड PLOUGH, प्लो। प्लो माने हल, और हल या तो बनता है लकड़ी से या फिर आयरन से, मेड ऑफ वुड और आयरन। अगर सोयल बहुत ड्राई है, जब आपको उसमें हल चलाना है और इवन वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो क्या करना पड़ेगा, हल चलाने से पहले वाटरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इफ द सोइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। द प्लोड फील्ड में हैव बिग पीसेज ऑफ सोइल कॉल्ड क्रम्स। अब अगर उसमें आपने हल भी चला दिया तो भी हो सकता है कि उसमें बड़े बड़े क्रम्स हों। क्रम्स यानी डले, मिट्टी के डले, ठीक है। तो उनको भी तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और ये किसकी मदद से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ प्लैंक। प्लैंक यानी फट्टा। और इसके बाद जब उनको आप क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो फील्ड क्या करना पड़ेगा, उसके बाद लेवलिंग करनी पड़ेगी। लेवलिंग के बिना क्या होगा, जो सरफेस है सोयल का उसको, उसमें से जब भी वहाँ पे वाटर या विंड आएगी तो वो क्या होगा, जो फर्टाइल लैंड थी, फर्टाइल सोयल थी, वो उसके साथ बह जाएगी, ठीक है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उसकी क्या की जाए, लेवलिंग की जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये जो लेवलिंग का काम है ये किसकी हेल्प से होगा, लेवलर की मदद से, लेवलर, ठीक है। और ये इससे क्या क्या हेल्प मिलेगी, एक तो आपको उसके बाद जब आप बीज बोएंगे तो शोइंग में हेल्प मिलेगी और इरिगेशन में हेल्प मिलेगी। तो टिलिंग से पहले उसमें मैन्योर भी ऐड किया जाता है। अब ये क्या करेगा, मैन्योर का काम आपको पता है, न्यूट्रिएंट पावर जो सोयल की है उसको बढ़ाना। बट वाई बिफोर टिलिंग, जिससे कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए सोयल में, और मैन्योर जो है वो अच्छे से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर पाए। और उसके बाद बीज बोना है, लेकिन बीज बोने से पहले भी क्या करना पड़ेगा, वाटरिंग करनी पड़ेगी सोयल की। इरिगेशन नहीं बोल रहा है क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ अभी नहीं हुई है, ठीक है, इसलिए पानी दिया है उसमें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में क्या आते हैं, कृषि के औजार।
the tools used for agriculture. So before sowing the seed, it is necessary to break soil to the size of grains to get better yield. अब जो डले हैं उनको तोड़ा, लेकिन कितना तोड़ना है कि उनका साइज ग्रेन्स जितना हो जाए, ग्रेन यानी दाने, यानी कि वो दाने जितना टूट जाए, बिल्कुल बारीक हो जाए। और ये कई टूल्स की मदद से किया जाता है, और उसमें मेन है प्लो, होई एंड कल्टीवेटर। अब ये जो प्लो होता है ये कैसा होता है? This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing weeds, scraping of soil, etc. तो एक बार इसकी फ़ोटो देख लेते हैं और फिर आप देखिएगा कि प्लो कैसे काम करता है। ये आप देख सकते हैं, एक सबसे ऊपर प्लो है, इधर ये ट्रैक्टर के साथ जुड़ा हुआ ये कल्टीवेटर है, एंड दिस वन इज़ होई। ठीक है, तो ये प्लो जो होता है ये इसमें ऊपर एक टाइप से फनल लगे हुए जिसमें से ग्रेन्स या मैन्योर डाली जा सकती है। नीचे से ये मिट्टी की खुदाई करता है, आगे बैल जोड़े जाते हैं। ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं हैंडल, जिसको पकड़ के और गाय या भैंस गाय या कैमल या हॉर्स जो भी इसको पुल कर रहे हैं उनके पीछे इसको हैंडल से पकड़ के चलता है किसान। ठीक है, जो बोता है सीड्स या फिर मैन्योर डालने के लिए या फिर उसको प्लो करने के लिए, प्लोइंग के लिए, टिलिंग के लिए भी प्लो का यूज किया जाता है। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, होई में क्या होता है कि वीड्स के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज़ करने के लिए यूज़ होता है। इसमें एक लॉन्ग रॉड है वुड की और एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट आयरन की है जो इसके एक एंड पे लगी हुई है। यू कैन सी दैट ब्लैक एंड। सो ये क्या करती है, ब्लेड की तरह काम करती है। और होई को कौन खींचता है? एनिमल्स। कल्टीवेटर होता है, ये ट्रैक्टर के पीछे जोड़ के किया जाता है यूज़ में, और इससे क्या होता है कि लेबर भी बचता है, यानी कि परिश्रम भी कम करना पड़ता है और टाइम भी कम लगता है। तो इट सेव्स लेबर एंड टाइम। सो द प्लो, जो प्लो है उसमें क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है एडिंग फर्टिलाइज़र्स के लिए, क्रॉप रिमूविंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉयल को खुरचने के लिए एट्सेट्रा। ठीक है, ये वुड से बना हो सकता है या फिर आयरन से। आगे जो ये डंडा दिख रहा है, इस डंडे के आगे कौन जुड़े जाते हैं? एनिमल्स, जो इसको पुल करते हैं। और जो हैंडल है शाफ्ट का, उसे कौन है? किसान पकड़ के चलता है। लेकिन आजकल ये जो वुडन प्लो था ये ज़्यादा से ज़्यादा आयरन प्लो के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है, ज़रूरत लगे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे बाद में बिना वीडियो के भी पढ़ सकें। देन वी मूव टू द नेक्स्ट। जो नेक्स्ट स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन में, जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है शोइंग, यानी बीज बोना। तो बीज बोना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। लेकिन बीज बोने से पहले बीज की क्वालिटी सिलेक्ट करनी पड़ती है। गुड क्वालिटी सीड्स कैसे होंगे? क्लीन होंगे और हेल्दी होंगे और एक अच्छी वैरायटी के होंगे। फार्मर्स कैसे सीड्स को प्रेफर करेंगे? जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सकें, यील्ड दे सकें। सिलेक्शन ऑफ सीड्स में क्या होगा कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स में वैरायटी सिलेक्ट करने के बाद अब कौन से क्लीन और हेल्दी सीड हैं, इसके लिए एक बहुत ही आसान सा जो है तरीका अपनाया जाता है किसानों से। क्या करते हैं, वो सीड्स को पानी में डाल देंगे, सभी सीड्स को पानी में डाल देंगे, तो जो हल्के वाले सीड होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो वो लाइटर होंगे या हैवियर, सीधी सी बात है। जो डूब गए उनसे ज़्यादा जो डूब गए वो हैवियर हैं, और जो नहीं डूब सके वो कैसे होंगे? लाइटर। वो लाइटर क्यों है? क्योंकि वो डैमेज्ड हैं और अंदर से होलो, खाली हो गए हैं। ठीक है, अंदर से खोखले हो गए हैं, इसलिए वो हल्के हो गए हैं और पानी के ऊपर तैरते हैं, तो उनको अलग कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे गुड और हेल्दी सीड्स को डैमेज्ड सीड्स से अलग किया जा सके। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। Before showing, one of the most important tasks is to know about the tools used for showing seeds. अब जो सीड्स हैं उनको बोने के लिए भी अलग अलग टूल्स का यूज़ किया जाता है। कुछ ट्रेडिशनल है और कुछ मॉडर्न है। लेट्स हैव अ लुक एट द
tools. This is traditional tool and this is modern tool known as seed drill. ट्रेडिशनल टूल में क्या होता है, ऊपर फनल लाइक शेप होती है और नीचे 2 या 3 पाइप के शार्प एंड्स होते हैं. फनल में क्या किया जाता है, सीड्स को फिल किया जाता है और वो पाइप्स के थ्रू, शार्प एंड्स के थ्रू सोयल में प्लेस हो जाते हैं. अब जो ये सीड ड्रिल है आजकल कैसी हो गई है, आजकल ट्रैक्टर्स की हेल्प से बोया जाता है खेतों को. इसमें क्या होता है, सीड्स यूनिफॉर्मली और प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ पे बोए जाते हैं. ठीक है, ये किसकी हेल्प से होता है, जो मॉडर्न टूल ऑफ सीड ड्रिल है. इससे सीड्स को कवर कर लिया जाता है सॉइल से अच्छे से, क्योंकि पीछे जो हम यूज़ करते थे ट्रेडिशनल टूल वो इतना अच्छे से कवर नहीं कर पाता. तो जैसे ही बोया किसान आगे चला और पीछे से जो बर्ड्स हैं वो उस ग्रेन को खा सकते हैं. तो जो सीड ड्रिल है इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉयल आफ्टर शोइंग. दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स. शोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर. जो पहले, उससे भी पहले जो सीड ड्रिल से भी ज़्यादा जो यूज किया जाता था वो था स्कैटरिंग. हाथों से लेके ऐसे ही फेंक के उन्हें पूरे खेत में फेंका जाता, फैलाया जाता था. तो उसमें बर्ड्स लगभग ज़्यादातर खा लेते थे, कुछ बच गया जो बच गया वो उगेगा. और उसमें भी क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता, लेबर बहुत लगती. और जो ट्रेडिशनल टूल थे उनमें भी ज़्यादा टाइम और लेबर लगती. तो जो अभी नए टूल्स हैं ट्रैक्टर्स की हेल्प से जिसमें करते हैं, उनमें क्या होगा कि बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत ही कम लेबर लगेगी. और जो सीड्स हैं उनमें अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बनी रहेगी. और ये क्यों ज़रूरी है, ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो जाए प्लांट्स की. ओवर क्राउडिंग होगी तो क्या होगा, एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा पौधे हो गए तो वो एक दूसरे से compete करेंगे सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए. और अगर ऐसा लगे कि कहीं पे प्लांट्स ज़्यादा हो गए हैं तो क्या करना पड़ेगा, ओवर क्राउडिंग को रिमूव करना पड़ेगा, वहाँ से कुछ प्लांट्स को हटा दिया जाए जिससे सभी को सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिल जाए. द नेक्स्ट थिंग इज़ मैन्यूरिंग. और मैन्यूरिंग में क्या होता है कि कुछ ऐसा सब्सटेंस सॉइल में मिलाया जाता है जिससे प्लांट्स की ग्रोथ हेल्दी हो सके. और उन सब्सटेंस को कहते हैं मैन्यूर या फर्टिलाइज़र्स. सॉइल है, आपको पता है, पौधों के लिए ज़रूरी मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है. और ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए. कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे फार्मर्स क्रॉप आफ्टर क्रॉप एक ही फील्ड में लगातार उगाते ही रहते हैं. इससे क्या होगा, जिस क्रॉप को पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगी वो उसे एब्जॉर्ब करती रहेगी. तो उसी न्यूट्रिएंट की वहाँ पे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी. तो इससे क्या होगा, द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड. उसमें कुछ भी टाइम के लिए या कुछ मंथ्स के लिए उसको अनकल्टिवेटेड तो छोड़ा नहीं जाता. तो उससे सोयल में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी. कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सोयल पोअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. तो इसलिए किसानों को क्या करना पड़ता है, मैन्योर ऐड करना पड़ता है उनके फील्ड्स में, जिनसे उसके न्यूट्रिएंट पावर वापस से रिप्लेस हो जाए. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्यूरिंग. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैन्यूरिंग, टू ऐड मैन्योर. मैन्यूरिंग ज़रूरी है और वो प्रॉपर और सफिशिएंट होनी चाहिए. अगर इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट होगी तो प्लांट्स कैसे हो जाएंगे, वीक. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स. मैन्योर क्या होता है, जो हम ऐड कर रहे हैं, मैन्योर एक जैविक पदार्थ है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. ऑर्गेनिक जैविक यानी जो जीवों से बना हुआ है, नेचुरल होता है. मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कहाँ से मिलता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट. किससे बनता है, जो प्लांट्स के रेजिड्यूज़ हैं, प्लांट के अवशेष हैं, इसके अलावा एनिमल वेस्ट हैं, उन सब के डिकम्पोजिशन से. कैसे बनाते हैं फार्मर, जो भी प्लांट रेजिड्यू है, एनिमल वेस्ट है, उनको गड्ढों में या ओपन प्लेसेस में अलाउ करते हैं डिकम्पोज होने के लिए. उनको वहाँ इकट्ठा कर देते हैं. देन दे आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो जो ये डिकम्पोज्ड मैटर है इसे क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर. डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में 6th क्लास में पढ़ा था, जहाँ पे कंपोस्ट तैयार की जाती थी किसकी हेल्प से, अर्थवॉर्म की हेल्प से जो कंपोस्ट तैयार की जाती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं. इसके बारे में आपने 6th क्लास में पढ़ा था. अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अगर 2 खेत हैं
2 फार्म्स हैं, साथ साथ हैं, एक बिल्कुल दूसरे के पास में है, लेकिन एक में देखोगे कि क्रॉप बहुत हेल्दी है और दूसरे में क्रॉप अनहेल्दी है, प्लांट्स आर वीक। ए हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स? क्यों होता है ऐसा कि कुछ में अच्छा कुछ में बुरा? क्योंकि जिसमें ढंग से अच्छे से मैन्यूरिंग नहीं होगी, प्रॉपर और सफिशिएंट मैन्यूरिंग नहीं होगी, तो वहाँ पर प्लांट्स कैसे होंगे? वीक हो जाएंगे। अभी आपने पढ़ा मैन्यूरिंग में मैन्यूर और फर्टिलाइज़र्स को ऐड किया जाता है, तो मैन्यूर पढ़ लिया क्या है, तो नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइज़र क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फर्टिलाइज़र्स केमिकल सब्सटेंस, और ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में ही रिच होते हैं। तो ये मैन्योर से कैसे अलग हैं? पहली बात तो ये केमिकल सब्सटेंस है, मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फर्टिलाइज़र्स पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, मैन्योर ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, दे कंटेन ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और फर्टिलाइज़र्स को प्रोड्यूस किया जाता है फैक्ट्रीज़ में, जबकि मैन्योर को डिकम्पोजिंग की जाती है सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, पिट्स में या ओपन फील्ड्स में। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स, इनके नाम से पता चलेगा इनमें कौन सा न्यूट्रिएंट जो है रिच है। यूरिया में यूरिया मिलेगा, अमोनियम सल्फेट में अमोनिया और सल्फेट, सुपर फॉस्फेट में फॉस्फेट मिलेगा, पोटैश, एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, तो इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम कंपाउंड्स मिलेंगे। इन फर्टिलाइज़र्स से क्या होगा कि फार्मर्स को काफ़ी अच्छी यील्ड मिलती है क्रॉप की, जैसे कि वीट, पैडी, मेज़, वीट गेहूँ, पैडी धान, मेज़ मक्का। तो ये जो न्यूट्रिएंट ऐड किए फर्टिलाइज़र्स के थ्रू, इनसे काफ़ी हेल्प मिली फार्मर्स को, जिससे कि वो अच्छे से क्रॉप यील्ड ले सकें। लेकिन फर्टिलाइज़र्स के ज़्यादा यूज़ से, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स से क्या होता है? सोयल लेस फर्टाइल, क्योंकि एक ही टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहाँ प्रोवाइड किए जाते रहे हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, वो वाले न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, और इम्बैलेंस से सोयल कैसी हो जाएगी? लेस फर्टाइल हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी पावर बहुत कम हो जाएगी। ओके। फर्टिलाइज़र्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब फर्टिलाइज़र से वाटर पोल्यूशन कैसे होगा? फर्टिलाइज़र्स क्या हैं? केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है। तो जब रेन वाटर है या इरिगेशन वाटर है, अगर वो एक्सेस में होगा तो वो वहाँ से फील्ड से बाहर जाएगा, तो कहाँ बह के जाएगा? जो भी आसपास में वाटर सोर्सेज होंगे, लाइक कोई नदी नाले में जा सकता है, या वहाँ पे कोई लेक हो, कोई भी पोंड हो, उसमें चला जाएगा। अब वहाँ पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो जिन अनवांटेड प्लांट्स के, जिन वीड्स को, जो एक्वेटिक वीड्स हैं, एक्वेटिक वीड्स यानी जल में वो पौधे जो वांटेड नहीं है, अनवांटेड है, हम बहुत ज़्यादा ऐसे ही उग जाते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो उस न्यूट्रिएंट को लेके बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेंगे, तो जो बाकी के वहाँ पे एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ, जो एक्वेटिक लाइफ होती है, वो बहुत पूरी तरह से उससे इफ़ेक्ट होती है। तो वो जो पानी है वो भी कैसा हो जाएगा? फिर ख़राब हो जाएगा। सो फर्टिलाइज़र्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रखनी है और वाटर पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करना है हमारे फर्टिलाइज़र्स से, तो हमें फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कम करना चाहिए, और उसकी जगह किसका यूज़ होना चाहिए? ऑर्गेनिक मैन्यूर, जैविक खाद, जो जीवों से बनती है, दैट इज़ नेचुरल, जिससे किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे किसी को भी। तो in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizers by organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. तो क्या होना चाहिए कि या तो हमें फर्टिलाइज़र्स की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना चाहिए, या फिर अगर हो सके तो कुछ टाइम के लिए फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दें। इससे जो खेत है उसमें फिर से फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत के बिना न्यूट्रिएंट्स वापस रिप्लेस हो जाएंगे। और दूसरा तरीका जो आपको बताया था ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करने का।
मैन्योर से क्या होता है, सॉइल टेक्सचर इम्प्रूव होता है सबसे पहली बात। दूसरी बात, उससे क्या बेनिफिट होता है कि उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब ये वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या है, देखो अगर आपने मिट्टी अलग अलग टाइप की देखी होगी, बालू मिट्टी देखी है जिसके मोटे दाने होते हैं, बारीक मिट्टी होती है, अगर आप दोनों में पानी डालोगे तो कौन सी मिट्टी ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रख पाएगी, जिसके दाने बहुत मोटे नहीं होंगे, ठीक है। जैसे बालू मिट्टी है वो बहुत टाइम तक वाटर रिटेन नहीं कर सकती, बहुत जल्दी सूख जाएगी। आप इतनी ही मिट्टी में आप बालू मिट्टी लीजिए और दूसरे टाइप की मिट्टी लीजिए जो बारीक हो, जैसे चिकनी मिट्टी जो होती है, दोनों में पानी अगर मिक्स करोगे तो ज़्यादा टाइम तक कौन गिल्ली रहेगी, जो चिकनी वाली मिट्टी है। बालू मिट्टी बहुत जल्दी वाटर क्या कर देगी, एवेपोरेट होने देगी, तो उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत कम है बालू मिट्टी की। तो जो मैन्योर है वो हेल्प करते हैं वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने में। इससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रियली रिप्लेस होते हैं, वापस से न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं उसमें, ठीक है। जो मैन्योर ऐड करते हैं उससे, फर्टिलाइज़र से एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट एडिशन हो रहा है, जबकि जो मैन्योर है वो हेल्प करती है सॉइल को वापस से फर्टाइल होने में। दूसरा तरीका क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें जो फार्मर है वो लगातार क्रॉप एक ही जैसे नहीं उगाता। जैसे कि इस विंटर में अगर गेहूं की फसल ली तो अगले विंटर में गेहूं की फसल नहीं लेके किसी और टाइप की फसल ले लें। इससे ना तो उसे अनकल्टिवेटेड छोड़ना पड़ेगा, ना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना पड़ेगा। वो किसी और कोई और फसल ले ले तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे आपने व्हीट वगैरह अगर एक में यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे में क्या करेंगे, वो ऐसे पौधे उगाएंगे जिनके हेल्प से जो व्हीट ने न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए थे वो वापस से रिप्लेनिश हो जाएं, ठीक है। तो दिस इज़ डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। सेम सीज़न की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि गर्मी में एक उगाई और सर्दी में दूसरी और उससे हो जाएगा, नहीं। अगर इस सर्दियों में जो एक फसल उगाई है अगली विंटर सीजन में दूसरी जो क्रॉप है उसको ग्रो करना चाहिए। पहले जो नॉर्दर्न इंडिया के जो किसान थे वो क्या करते थे, लेग्यूम्स को उगाते थे एक सीज़न में, लेग्यूम्स एज फोडर। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो वो लेग्यूम्स को उगाते हैं, उन लेग्यूम प्लांट्स को वो किस टाइप से यूज़ करते हैं, एज फोडर। फोडर क्या होता है, चारा, जो पशुओं के लिए चारा जो होता है उसके लिए यूज़ करते थे। एक सीज़न में वो उगा लेते, नेक्स्ट उसी सीज़न में वो क्या करते, व्हीट। तो जो लेग्यूम्स है और व्हीट है, क्या इनमें रिलेशन है, व्हीट जो है उससे नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और लेग्यूम जो प्लांट होते हैं, इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, वो प्रेजेंट होते हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं रूट्स की नोड्यूल्स में। किसके रूट्स की, लेग्यूमिनस प्लांट्स की। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने का मतलब वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो हवा में नाइट्रोजन है, उसको एब्जॉर्ब करके यूज़ करके उसको इस फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में चेंज कर देते हैं जो मिट्टी में रहे, और मिट्टी में रहेगी तो रूट से एब्जॉर्ब हो जाएगी। So this helped in the replacement of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. किसानों को यही जो विधि है इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है अब, कि पहले तो वो करते थे, फिर क्या हुआ, फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा आए तो वो एक ही जैसी फसल बार बार उगाने लगे। Now the next thing is डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर। हमने वैसे डिफरेंस कर लिए हैं लेकिन अब एनलिस्ट कर लेते हैं इनको। तो फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर में क्या क्या डिफरेंस है। फर्टिलाइज़र एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है या कह सकते हो केमिकल सब्सटेंस है, जबकि मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज़। दूसरा डिफरेंस क्या है, फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, जबकि मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। Fertilizers does not provide any humus to the soil. Manure provides a lots of humus to the soil. Humus के बारे में बताया था, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर वॉर्म्स जो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर को ह्यूमस कहते हैं। फर्टिलाइज़र्स क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स रिच होते हैं किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में जो प्लांट को ज़रूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन या फॉस्फोरस या पोटेशियम, जबकि मैन्योर रिलेटिवली लेस रिच होते हैं एक टाइप के न्यूट्रिएंट में,
ठीक है, उनमें क्या होती है, बैलेंसिंग होती है। ओके,